ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिए कैसी है। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो क्लास स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग अभिषेक, सौरभ, नितेश, दीपू, शुभम, वेरी गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, रोहित, राहुल, बबलू, रोशन, कमल, कुणाल, आयशा, ऑल क्लियर। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे बीपीएससी की प्रिपरेशन। बीपीएससी में पहले तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपको टीआरई 4.0 में, 10 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से ही मिल जाने वाले हैं। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं हर साल, मतलब 30-40 पेपर आपका रिपीट होता है कि आपको मान के चलना है। तो 10-15 क्वेश्चन तो आपको मिल जाते हैं। तो इस वजह से अगर 3 पेपर हुए ना तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि इन 3 पेपर्स को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, हाँ जी, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, ये हम प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेंगे। ये मत करना कि मैम बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि टीआरई 1.0 में बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बाद 2.0 और उसके बाद 3.0। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होता कि बहुत आसान है तो वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है, दोबारा नहीं आ सकता। ये बात अलग होती है कि हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है या इतना बेसिक कंप्यूटर हो जाता है कि वो हमें बाय हार्ट हो जाता है, रट होता है। बट यस, गो थ्रू एक बार हर क्वेश्चन पे होना है, चाहे जितना इजी क्वेश्चन हो, एग्जाम हॉल में बैठ के वो क्वेश्चन हार्ड बन जाता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ टीआरई 1.0 से आपको ये भी आइडिया लगेगा कि आपके लिए एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, और एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको एक नए फॉर्म में आपको करा दूंगी। एनसीईआरटी के जो भी क्रक्स है उस चैप्टर के वो हम शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे। चलें, और यस, न्यू बैच आपका एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि 1 जुलाई से हम रिवीजन करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो 1 जुलाई से आपका एक तरह से न्यू बैच ही स्टार्ट होगा। जो आपके रनिंग बैच है ना वो सर्कुलर बैचेस है, तो उस बैच में आपको ये मिल जाता है कि जो प्रीवियस क्लासेस है वो तो है ही, अपकमिंग लाइव क्लासेस भी आपको मिलती रहती है। इससे आपका ये फायदा होता है कि कोई भी सब्जेक्ट छूटता नहीं है। आपका जो पढ़ने का मन होता है वो सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो और साथ साथ लाइव क्लासेस भी कर सकते हो। राइट, बाकी 1 जुलाई से एक तरह से आपको वो बैच, नया बैच ही मिलेगा। ठीक है, चलो, और हाँ जी, जितने भी स्टूडेंट है जिनको MS 2025 कोड चाहिए था फिर से एक्टिव है, इस कोड को आप यूज कर सकते हैं। MS 2025 कोड का यूज कर सकते हैं, ये इस टाइम पे एक्टिव है और अभी आपका 2-4 दिन एक्टिव रहेगा। ठीक है, चलो, अब फिर से एक क्वेश्चन देखो, सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं कि ये पेपर आपको मिलेगा नहीं और ये पेपर बहुत टफ क्वेश्चन सब मैं बता रही हूं आपको। आपको सिंपल क्या करना है कि टीआरई 1.2, 2.0 और 3.0 के क्वेश्चन बाय हार्ट होना समझते हैं कि रटे हुए हो वैसे रटना है। और इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके पेपर का ग्राफ कैसे जा रहा है, 1.2 कैसे आया था, 2.2 कैसे आया था, 3.0 कैसे आया, 3.0 कैसे आया था और 4.0 कैसे आ सकता है। ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सबको पता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हमारा क्या होता है, सीपीयू ही होता है। राइट, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलो मैम ये तो क्या ही क्वेश्चन था, बट यस आपने किससे पूछा, बीपीएससी में। और ये जितने भी स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन है ना वो सारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, एनसीईआरटी का बीपीएससी टीआरई 1.2 का पेपर उठाना और एनसीईआरटी का चैप्टर 1 उठा लेना। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा एनसीईआरटी आपकी यूज हुई थी, इसी वजह से बच्चों के बीच में एक मिथ भी फैला हुआ है कि नाम एनसीईआरटी करवा दी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। टीआरई 1.2 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे एनसीईआरटी से, फिर थोड़ा कम होते चले गए क्योंकि लेवल थोड़ा अप करना था। बट यस, चैप्टर नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चल, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ जनरेशन, ये भी आपका एनसीईआरटी अगर देखोगे तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, मतलब एक ग्राफ बना के आपको दिया है कि कौन सी जनरेशन में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आया था। जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एनसीईआरटी में आपका आई गेस टेबल नंबर 1.2 में ये दिया गया है। राइट, तो कौन सी जनरेशन में 8085 आया था, तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो एक 4004 ये था जनरेशन फर्स्ट का, या फिर 8080 ये भी आपके किसमें है, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि ये 4 या 8 बिट के प्रोसेसर थे, 4 बिट एंड 8 बिट के प्रोसेसर थे आपके 80 इंटेल 8080 एंड 4004। उसके बाद जब सेकंड जनरेशन आई तो सेकंड जनरेशन में आपका 8085 आया, ये आपका 8 बिट का ही प्रोसेसर था, है ना। इंटेल 8085 भी आपका 8 बिट का प्रोसेसर था। उसके बाद आपका थर्ड जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन में आपके 8086 पड़ा होगा जो कि 16 बिट का प्रोसेसर है, और यहाँ पे बीटेक क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर पड़ा होगा। तो 8085 और 8086 की सारी पिन्स भी आपको पढ़ाई गई होंगी। राइट, अगर थोड़ा बहुत भी रिकॉल है तो आप 8085 और 8086 आपको पढ़ाई होगा। राइट, और उसके बाद अच्छा इसी टाइम पे जब 8085 आया था इसी टाइम पे मोटोरोला 6800 भी आया था, M68000 है शायद या 00 कुछ ऐसे ही है, 00 है शायद, 6800 ये भी आपका उसी टाइम पे आया था, सेकंड जनरेशन में आया था। थर्ड जनरेशन में आपका 8086 आया था, एंड उसके बाद फोर्थ जनरेशन में ये 86 वाली की सीरीज थी बट 80386 हो गया था, ये आपका फोर्थ जनरेशन हो गया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये सारी चीजें आपको याद करना है। उसके बाद तो फिफ्थ जनरेशन में आपका पेंटियम सीरीज आती है, पेंटियम 1 2 3 4 ये सारे सिस्टम्स आ जाते हैं। राइट, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड जनरेशन। ये अगर आपने सच बता रही हो, अगर नहीं देखा तो एनसीईआरटी उठा के देखना, ये चार्ट जरूर याद करके जाना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी मैं प्लान करूं कि एनसीईआरटी से ही बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि पहले एनसीईआरटी में जो जो पूछा जाता है या जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नहीं भाई रिकॉर्डेड नहीं है, क्या हो गया। चलो देख, जब पढ़ा रही हूँ या जब समझा रही हूँ तो सही पे इतना कमेंट में ध्यान नहीं आता है। आप पूछो, मतलब आप लोगों को ये लगता है रिकॉर्डेड है। चलो, अगर रिकॉर्डेड भी है तो मेन मोटो है ना कि पढ़ना, और पढ़ना भी पढ़ने से ज्यादा, क्योंकि आप लोग भावी टीचर हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या सर्व किया जाए जो कि उनके लिए फ्रूटफुल हो। ठीक है, मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज, थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का मैक्सिमम मेमोरी क्या है, आंसर एवरीवन। मैक्सिमम मेमोरी ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, कोई नहीं, थर्ड जनरेशन की सबसे ज्यादा मेमोरी, मतलब थर्ड जनरेशन में आपका मैक्सिमम कितनी, जैसे आजकल क्या है कि आपकी जो रैम है मेन मेमोरी 1 TB तक भी आ गई है, 32 GB 64 GB तक, 1 TB तक नहीं, 64 GB तक हम एक्सपेंड कर पा रहे हैं। राइट, तो उसी तरह से जब फर्स्ट जनरेशन में आया था, फर्स्ट जनरेशन के जो सिस्टम थे वो सिर्फ और सिर्फ 1 KB था, 1 KB फर्स्ट जनरेशन में 1 KB मेमोरी थी बस। अब सोचो कितनी छोटी रैम रही होगी आपकी। उसके बाद चलो बढ़ाया गया और ये 1 KB से 1 MB, और ये भी एक तरह से बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और ये आपका किसमें हो गया, सेकंड जनरेशन में। ठीक है, कि माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी कितनी कर दिया, 1 MB कर दी। उसके बाद कितना कर दिया, 16 MB, 16 MB थर्ड जनरेशन की हो गई 16 MB। हमसे पूछा क्या है, थर्ड जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन में करेक्ट आंसर इज 16 MB। और उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन आती है तो 4 GB। राइट, फोर्थ जनरेशन 4 GB, और फिफ्थ जनरेशन में अप टू 64 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप ऐसे देखें, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है या मशीन लर्निंग डेटा साइंस आ गया है तो इसको एक अलग जनरेशन बना देनी चाहिए, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन आपकी 1980 में स्टार्ट होती है और लगभग ये जब तक जियो नहीं आया था ना, 2000 इवन 2005 तक, 5 6 या 2008 तक जब तक रिसेशन नहीं आया था, क्योंकि जियो तो इंडिया में
आया तब हम लोग की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2000 तक या जब तक डायनामिक वेबसाइट नहीं बनी थी तब तक एक अलग टेक्नोलॉजी थी। जब से डायनामिक वेबसाइट बनने लगी इसको 6th जनरेशन के माइक्रोप्रोसेसर और 6th जनरेशन बना देना चाहिए था। लेकिन अगर आप बुकिश लैंग्वेज पढ़ेंगे, किताबों में पढ़ेंगे तो कंप्यूटर की सिर्फ 5 ही जनरेशन बताई जाती है, 6वीं जनरेशन का कहीं जिक्र नहीं है। पर देखिए आगे आने वाले टाइम में इन सबको अलग करके 6वीं जनरेशन में डालेंगे। चलिए, हाँ जी वो गलत आंसर था। बीबीएससी ने 4G आंसर किया है लेकिन वो गलत आंसर है। ठीक है, चलो सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 में एक लाइन में दिया हुआ है, इसका आंसर भी चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है। सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड, एक सिंगल चिप में सीपीयू उसको हम क्या बोलेंगे? सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड, एक चिप में आपका प्रोसेसर है उसको हम क्या बोलेंगे? आपका जो प्रोसेसर है वो एक चिप में है। मतलब अगर जनरेशन आपने पढ़ी है या बेसिक ऑफ कंप्यूटर मैंने जो पढ़ाया था वहां से पढ़ा है, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब से सब खुले 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 थे, राइट? कुछ भी ऐसे एक किसी में इंटीग्रेट करके नहीं रखा था हमने। फिर जब ट्रांजिस्टर आ गया तो हमने वैक्यूम ट्यूब हटा के ट्रांजिस्टर यूज करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं अब ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, ट्रांजिस्टर से सिस्टम बनाएंगे। अब ट्रांजिस्टर्स को पहले तो खुले में यूज कर रहे थे कि 10 ट्रांजिस्टर लगाने तो 10 अगल बगल ट्रांजिस्टर लगा दिए। उसके बाद फिर हमें समझ आया कि नहीं इसको हम एक चिप में भी ला सकते हैं, है ना? एक छोटे से चिप में भी इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। और हमने क्या किया, एक चिप बनाई और उसको बना दिया इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स हमने इसमें लगा दिए। जहां आप 10 ट्रांजिस्टर 1 बाय 1 ऑन होते थे, ये सारे ट्रांजिस्टर एक बार में काम कर रहे हैं। इसके बाद इसी इंटीग्रेटेड सर्किट को 4th जनरेशन में हमने क्या किया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को एक्सपेंड किया और एक तरह से इसमें कितने 1000, अब इसी तरह की मल्टीपल आईसी, यहाँ पे 1000 है ना, तो यहाँ पे मल्टीपल आईसी के बराबर 10,000 ट्रांजिस्टर हम लगा सकते हैं, वेरी लार्ज स्केल। और फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल जिसको फिफ्थ जनरेशन बोलते हैं, मतलब इसका भी सबसे ज्यादा स्केल के ट्रांजिस्टर्स यहाँ पे लगा दिया और हमने क्या बना दिया, माइक्रो प्रोसेसर। पहले प्रोसेसर बोला और फिर जब ट्रांजिस्टर्स एक्सेस होने स्टार्ट हो गए, ज्यादा से ज्यादा होने हो गए, तो उसको हमने बोल दिया माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, और अगेन फिर से बोलूं, पढ़ लेना चैप्टर नंबर 1 से ही सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड, कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड। देखिए अगस्त में तो एग्जाम होने के कोई चांसेस दिख नहीं रहे, जिस हिसाब से बोला गया था, जिस हिसाब से प्रॉमिसेस किए गए थे कि नहीं जून में आ जाएगा, आज आपकी 16 जून हो चुकी है और कहीं भी नोटिफिकेशन का आता पता नहीं है, ऐसे कभी नहीं है। तो बीपीएससी अगस्त में एग्जाम करा ले, मतलब ये फिर वही होता है ना कि बहुत बड़ा काम है, बहुत ज्यादा, तो ये तो ना हो पाएगा, अगस्त में तो ना हो पाएगा, है ना? ऐसा हो सकता है नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा, अब उसका भी मुझे कोई भरोसा नहीं है, सो आई कैन नॉट से कि नोटिफिकेशन भी बीपीएससी का आएगा। हाँ, एस्टेट अगस्त के पहले हो सकता है, इसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ कि अगस्त के पहले एस्टेट जरूर होगा। हाँ, ये कह सकते हैं आप, वही लगता है कि मतलब जबरदस्ती क्यों फॉल्स प्रॉमिसेस करें। इवन यूपी में भी देखिए, अभी एग्जाम था कि हाँ जून में करेंगे, जून से जुलाई में शिफ्ट कर दिया, जो एग्जाम जुलाई में था उसको सितंबर में शिफ्ट कर दिया, अगस्त में शिफ्ट कर दिया। क्या मतलब है इस चीज का? आप एक महीने बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब जो बच्चा पिछले 1.5 महीने 2 महीने से लग के पढ़ रहा है कि नहीं मेरा एग्जाम है जून में, अब उसका तो इंतजार कम हो जाता है ना कि चलो हटाओ क्या करना है, फिर अगले 2 महीने 3 महीने तक वो उसका रिजल्ट ब्रेक होगा। और एग्जाम अगर कहे हुए टाइम पे हो जाए तब भी वो एग्जाम कहलाता है ना। अब पता नहीं क्यों ये लोग ऐसा करते हैं, अब क्या बोल सकते हैं। कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप, देखो एक है कि प्रोसेसर ऑन अ सिंगल चिप, दो क्वेश्चन है दोनों अलग अलग है। कैसे? सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप या प्रोसेसर ऑन अ सिंगल चिप, कि एक प्रोसेसर है उसको हमने एक सिंगल चिप में बना दिया, तो उसको हमने माइक्रो प्रोसेसर बना दिया क्योंकि वो सोचो कितना फास्ट काम करेगा। लेकिन पूरे के पूरे कंप्यूटर को ही, पूरा कंप्यूटर आपका अलग अलग उसकी चिप्स डिजाइन होती है, रैम अलग होती है, आपके अलग सारे स्लॉट्स अलग होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के अलग स्लॉट्स होते हैं, साउथ ब्रिज नॉर्थ ब्रिज मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, राइट? सब अलग अलग मदरबोर्ड में बनाया जाता है। लेकिन हम क्या करें, छोटी सी चिप ली और उसमें हमने पूरा का पूरा कंप्यूटर इनबिल्ट कर दिया। तो कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ा है उससे, तो मैंने आपको बताया है डीएमए कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। कहां पे आता है? इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में। और इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में जब हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब सीपीयू को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपस में इंटरैक्ट करेंगे बाय यूजिंग एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर व्हिच इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर, राइट? और इनको हम एम्बेडेड सिस्टम्स में भी यूज करते हैं, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम में क्या होता है, सब कुछ फिक्स होता है। एक वॉशिंग मशीन चलानी है, उसमें 10 बटन दे दिया, उन 10 बटन का ये काम है, कस्टमाइज नहीं कर सकते आप, प्री डिफाइंड वर्क है हर बटन का। फैन है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, या फिर उसमें 2-3 मोड है, आपको स्लो करना है, हाई करना है, मीडियम करना है, या स्विंग करना है, कूलिंग करनी है, कुछ मोड्स है, आपको बटन दे दिए कि वही करना है। तो एम्बेडेड सिस्टम्स में भी इसको यूज किया जाता है, बाकी मेमोरी ट्रांसफर में भी इसको यूज किया जाता है, तो माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स? वीडियो गेम्स को प्ले करने में कौन सा क्या यूज करते हैं, मतलब माउस यूज करते हैं, चार्ट बॉल या जॉयस्टिक? इसमें से तो बहुत सारी चीजें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। देखो एलटी ग्रेड तो इस साल आएगी, ठीक है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी तो जून जुलाई अगस्त तक आपकी नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो आप लोग। हाँ जी, इसका आंसर कर दो। अब लगता है हाँ, चले डी जॉयस्टिक। हाँ जी, एलटी ग्रेड में पहले बीएड मांगा जाता था, बीएड नहीं है एलटी ग्रेड में, अब एलटी ग्रेड बिना बीएड के, अगर बीएड है तो थोड़ा सा शायद कुछ नंबर, एक आध दो नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए, या आपको टाई ब्रेकर में प्रायोरिटी मिल जाए, बाकी मैंडेटरी नहीं रहेगा। तो अगर हम वीडियो गेम्स प्ले करने के लिए यूज करें तो जॉयस्टिक आपका यूज किया जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। जॉयस्टिक आपका वीडियो गेम्स खेलने के लिए यूज किया जाता है। माउस एंड चार्ट बॉल, ये जो चार्ट बॉल है ना, माउस का एक काइंड ऑफ वर्जन है कि स्टार्टिंग में देखो जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी तो पहले कैसे डेवलप हो रही है, पहले आपके मैकेनिकल कंप्यूटर्स बने, तो उसमें जो चार्ट बॉल है उसके ऊपर से बॉल, एक बड़ी सी बॉल है, उस बॉल से हम कर्सर को मूव कर रहे हैं या स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर रहे हैं, फिर उसको धीरे धीरे उस बॉल को छोटा किया गया और एक माउस का आकार दिया गया, राइट? तो माउस एंड चार्ट बॉल आपका एक तरह से सेम काम करे। वीडियो गेम्स के लिए स्पेशली जॉयस्टिक बनाया गया था, क्योंकि जॉयस्टिक में एक स्टिक, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे एक स्टिक जैसे बनी होती थी, नहीं कर सकते, देखो डिलीट नहीं। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड टू स्टोर सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट अपडेट। अच्छा, ये इसी बात पे इसलिए वीडियो गेम राइट होते हैं, ये सारे वीडियो गेम्स खेलने से अगर मैंने क्वेश्चन बनाया है और मैं ये बोल दूं नहीं फॉर वीडियो गेमिंग, या कितनी ऑप्शन करेक्ट है, तो डी भी करेक्ट है, वी कैन नॉट डिनाई, बट बोल दिया कि वीडियो हो। ठीक है, चलो हाँ जी, वेयर, ठीक है, क्लोज, आपको परमिशन नहीं है उसको अपडेट करने की, ये नहीं होगा। रोम, रीड ओनली मेमोरी कभी भी डिलीट नहीं होती, इवन सेकेंडरी स्टोरेज का डेटा भी आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन रीड ओनली मेमोरी का डेटा डिलीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक तरह से पथ प्रदर्शक है ना, आपको रास्ता दिखाता है कि कहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है, कहां पे आपकी रूट डायरेक्टरी रखी है, कहां से आपको लेजर बीम कौन कंटेन करता है?
की जरूरत नहीं पड़ती। या हार्ड डिस्क है तो ये भी मैग्नेटिक है, और रैम, अगर हम हार्ड डिस्क के जमाने की रैम की बात करें तो ये भी आपकी टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल से ही बन रही है। तो रैम और हार्ड डिस्क तो नहीं, लेकिन ये सीडी ड्राइव में हम लेजर बीम का यूज करते हैं। और एक चीज और बताओ, लेजर बीम से लिखना और पढ़ना क्या बोला जाता है? अगर आप कंप्यूटर से कोई भी डेटा कॉपी कर रहे हो, सीडी से कोई भी डेटा कॉपी कर रहे हो अपने सिस्टम में, क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? और अगर आप अपने सिस्टम से किसी भी डेटा को कॉपी कर रहे हो सीडी में, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एवरीवन, ऐसा भी नहीं कि नहीं आएगा। कंप्यूटर कॉपी बोलो या फिर कंप्यूटर से सीडी में ट्रांसफर करना है, कुछ भी बोल सकते हो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्निंग। यहाँ पे लिख दे, सीडी से कंप्यूटर पर कॉपी करना है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिपिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिपिंग। ठीक है, बर्निंग एंड रिपिंग, इस वर्ड को याद रखना कि बर्निंग एंड रिपिंग भी हो सकता है, पूछा जा सकता है। और मेनली पता है सीडी वीडी आपका यूज किया जाता है गाने भरने के पर्पस से, मूवी डालने के पर्पस से। लेकिन जो रिपिंग वर्ड आया है ना, ये गानों से ही आया कि जब म्यूजिक को हम लिखते हैं सीडी में, उसको हम रिपिंग बोलते हैं। सॉरी, सीडी से यूज किया जाता है गाने भरने के पर्पस से, मूवी पूछा जा सकता है। और मेनली पता है सीडी वीडी आपका यूज दैट कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज को, किसमें? मशीन लैंग्वेज में। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग टू मशीन, अगर प्रोग्रामिंग को मशीन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे? कंपाइलर। और अब आपकी मल्टीपल फाइल्स बनी हुई रहती है, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू एन, तो कंपाइलर आपका इस लाइन में प्रॉब्लम है, पढ़ के दिया होगा बहुत इन्होंने ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम से। ठीक है, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम में भी ये सब क्वेश्चन है। इसलिए तो बोल रही हूं, देखो एक चीज किसी को नहीं पता क्या हो गए हैं, वो तो हमें रहते ही होने चाहिए, क्योंकि वो तो पूछे जा ही सकते हैं, वो तो उसी एग्जाम के ही पार्ट है। बाकी आगे की चीजें भी आप प्रिपेयर करो, सही हो। और ये रूट आपका उसका बेसिक है। और जब आप लाइनेक्स का ये कंफर्म है, तो बच्चा क्या होता है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उन्होंने पूछा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। मैं हार्डवेयर से मैं डील करूंगा, बाकी आप मुझसे डील करो। क्या है? अच्छा, एग्जाम अगर देखो चलता है और खुद को जला के दोस्तों को रॉकेट देने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या प्रोवाइड करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है। वो हार्डवेयर से डील करता है और ऊपर हम वो यूज कर रहे हैं, राइट? है ना? मतलब कुछ ना कुछ काम कर सको, कुछ थ्रो बजा सको, कुछ सही कर सको, कोई नट बोल्ट कर सको, वही तो आपका टूल है। इसमें से कौन सा ऐसा है कि जिससे आप वो काम नहीं करते हो, तो सिर्फ यूज करते हो, कोई भी ऐसे थ्रो बजाने वाला काम या फिर सही करने वाला काम नहीं करते हो। फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉर्मेट करने के लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द की यूज्ड टू डिलीट अ फाइल विदाउट अलाउइंग इट टू स्टोर इन रिसाइकल बिन इज, क्या तो अगर आपने किसी का हमेशा ये यूज चला परमानेंट डिलीट कैसे हो जाएगा, या फिर पता चलता टाइम नहीं है कि रिसाइकल बिन से जाके साफ करना है, राइट? तो उसके लिए भी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डिलीट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ तो आप ट्राई कर रहे होगे, इनपुट कंपोनेंट्स हो गए। उसके बाद आप वीडियो बॉक्स लेके आओगे, इसकी भी जरूरत, ये जो बनाया गया है सारे सिस्टम करेक्ट होगा। 13 का डी होना चाहिए, एक सेकंड देख लेते हैं 13 का डी का है। और ये ऑपरेटिंग का लास्ट लोकेशन है, तो मेमोरी कितनी बड़ी होगी? कितने को अपना बटन खत्म करें, राइट? और जहन को पढ़ा कहां है? ऐसा हमने पढ़ा है हेक्साडेसिमल 8 4। कितनी मेमोरी लोकेशंस मेरे पास टोटल है? तो अगेन आपको पता है 16 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आपके पास 64 ये 4 4 8 मतलब 2 की पावर 8, एक से कम कॉस्टिंग किसकी होगी? तो रजिस्टर्स में कोई भी डेटा स्टोर करने में थोड़ा ज्यादा कीमत लग रही है, तो करेक्ट आंसर वुड बी मैग्नेटिक टेप। हां साइड एसेट के लिए क्या बोल रहा हूं? एसेट होगा, ठीक है, अगस्त तक हो जाना चाहिए एसेट, लेकिन जिस हिसाब से बीपीएससी का था, बीपीएससी भी अगस्त में हो जाएगा, लग नहीं रहा है कि बीपीएससी अगस्त में होगा। हां जी, टीरा मींस, अब देखो मुझे नहीं पता टीरा मींस क्या होता है, लेकिन हां ये मैंने आपको ऐसे बताया कि ऐसे पढ़ सकते हो। आपकी स्टार्टिंग में आपको पता है कि बाइट होती है इसके 1024, जी को अगर हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1024 या 1000 की पावर। लेकिन टी की जगह पे आपसे पूछा जाता पेटामीन, तो क्या लिखते हैं आंसर में? क्या भी आप बता सकते हो किस क्वेश्चन में डाउट है? बी मैं लिखता है हम लेकर आए जब लिंकर की, जब आपका असेंबलर की तब हम लेकर आए, बट यस लोडर एक तरह से हर प्रोग्राम को लोड करना ही रहता है, तो लोडर आप बोल सकते थे, ठीक है? यस करेक्ट आंसर इज प्लस माइनस, चलो इधर से स्कैन करना स्टार्ट करोगे तो डी सी बी ए, जैसे ही पहला ऑपरेटर एनकाउंटर हो तुरंत ऊपर के दोनों को उठाओ और लगा दो, ये ए है ये बी, हमने कर दिया, इतना हमारा हो गया। और राइट, और अब आपको पता है कि यहाँ पे डी और ये हो गया राइट, क्योंकि ये एक ऑपरेटर है पूरा और फिर डी एस, यही तो ये तो नहीं बोल रहे हो? हाँ जी, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही मैच नहीं कर रहे ना, ये तीनों ही मैच नहीं कर रहे, ठीक है? नेक्स्ट, व्हिच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन? ये क्वेश्चन नहीं आता हो या आपने ना किया हो, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस? नेक्स्ट, रियर और फ्रंट दोनों लोग सेम है, दोनों लोग पहले तो नल है ना? फ्रंट इज कॉल्ड राइट, क्या यूज किया जाता है? नेक्स्ट, द डेटा स्ट्रक्चर इन व्हिच डेटा आर एडेड एट द रियर एंड डिलीटेड फ्रॉम फ्रंट इज कॉल्ड, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहां पे डेटा को जब ऐड करते हैं हमें इतनी पोजीशन से, तो यहां पे 9 और यहां पे 12, ने लास्ट करेक्ट आंसर इज 2, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, फिर लास्ट इन लास्ट आउट, जो लास्ट में आया है वो लास्ट में जाएगा, करेक्ट आंसर इज 2, ठीक है? क्यों बट आई गेस बीपीएससी ने सिर्फ एक आंसर दिया है, दिस वन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है? बट ये गलत नहीं है आपका, लास्ट इन
लास्ट आउट हो सकता है। करेक्ट आंसर वुड बी डी, बट आई गेस बीपीएससी ने सिर्फ एक आंसर दिया है, दिस वन, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, ठीक है, बट ये गलत नहीं है आपका। लास्ट इन लास्ट आउट इज नॉट रॉन्ग, लेकिन अगर क्यों इस सिर्फ एक करेक्ट है तो लास्ट इन लास्ट आउट यस स्ट्रक्चर यूज स्टार डेटा स्ट्रक्चर, तो क्या यूज करता है चीज कोई लाभ नहीं बनाते, क्यों बनाते हैं, है ना, मेंटेन अ क्यू नॉट स्टार, राइट, अदरवाइज आपके साथ नाइंसाफी होगी और हमारे साथ नाइंसाफी, ये हमेशा एक्टिव नहीं रहता है। एग्जाम के थ्रू इसी पर ग्रुप का लिंक भी आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इंफीमीडिया पे आपको मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे और एस्टेट दोनों की क्लासेस मिल जाएंगी, दोनों का मटेरियल भी मिल जाएगा। उम्मीद कर रहे हो कि एग्जाम आपके पास डिस्कस करेंगे, वहां पे भी मैं आपको कम से कम पढ़ने दे रहा हूं इंफीमीडिया से जुड़े हो यूट्यूब चैनल से, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे अपडेट होगा, अपडेट मतलब चलिए हाँ जी, अदर स्टेट्स वाले फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।